Good morning, dear students. In the previous module of this particular chapter, we have discussed about what is power sharing and why the power sharing is desirable. We also have taken an example of one of the country that was Belgium. ठीक है, तो हमने बेल्जियम कंट्री का एग्जाम्पल लिया था और देखा था कि बेल्जियम में जो है वो लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी है. ठीक है, और हेयर वी आर गोइंग टू टेक अनदर एग्जाम्पल दैट इज श्रीलंका. तो देखिए श्रीलंका जो है ऑफिशियली द डेमोक्रेटिक सोशलिस्टिक रिपब्लिक ऑफ श्रीलंका. ठीक है, इसका ऑफिशियली नाम है. इस आइलैंड कंट्री है एक. ठीक है, जो कि आपका नदर्न इंडियन ओशियन ऑफ एंड सदर्न कोस्टल ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट इन साउथ एशिया में लोकेटेड है. ठीक है, क्लियर. इंडिया और इसका बॉर्डर शेयर होता है और ये इंडिया से नॉर्थ वेस्ट में और साउथ वेस्ट में मालदीव से अपना बॉर्डर जनरली शेयर करती है. तो ये बेसिकली एक कंट्री का फिजियोग्राफिक्स है. बट हमें देखना क्या है, एथनिक कंपोजिशन देखना है. तो देखिए श्रीलंका में दो टाइप की, जैसे हमने बेल्जियम को देखा था तो बेल्जियम में केवल लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी थी कि वहाँ पर रहने वाले लोग जो थे वो बेसिकली स्पीकिंग के आधार पर या भाषा के आधार पर बटे हुए थे. बट यहाँ पर क्या है, केवल लैंग्वेज ही डाइवर्सिट नहीं रही, इसके साथ साथ बाकी चीज़ें भी हैं. लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी के साथ साथ रिलीजियस डाइवर्सिटी भी है. तो देख लीजिए यहाँ पर जो डाइवर्सिटी है उसको हम बेसिकली डिस्कस करते हैं. जैसे आप देखिए आप श्रीलंका है, श्रीलंकन तमिल ऑक्युपाइड नॉर्थ एंड ईस्ट. बहुत ध्यान से देखिए, ये वाला पहले पॉइंट हम देख रहे हैं. जो श्रीलंकन तमिल हैं उन्होंने नॉर्थ और ईस्ट के पार्ट्स को ऑक्युपाई किए हुए हैं. वो हिंदू हैं और मुस्लिम हैं. देखिए हम पहले रिलीजन की बात करते हैं. वहाँ पर जो रिलीजन्स है वो हिंदू, मुस्लिम, ठीक है, और इसके बाद बुद्धिस्ट और क्रिश्चियंस. ये चार बेसिक रिलीजन को बिलोंग करने वाले लोग वहाँ पर रहते हैं. ठीक है, गॉट इट. हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियंस और आपके जो हैं. ठीक है, इसके अलावा पहला तो हमने देख लिया कि भाई वहाँ पे डाइवर्सिटी है उस टाइप की. इसके बाद अब एक और टाइप की डाइवर्सिटी भी वहाँ पर जनरली एग्जिस्ट है, लिंग्विस्टिक. तो देखिए तमिलियन स्पीकर हैं और सिन्हाला स्पीकर हैं. ठीक है, ये दो टाइप की लैंग्वेज वहाँ पे बेसिकली बोली जाती है, तमिलियन और सिन्हाला. तो आप देखिए जो श्रीलंकन तमिलियन है, एक इंडियन तमिलियन और श्रीलंकन तमिलियन. तो श्रीलंकन तमिलियन नॉर्थ और वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट में रहते हैं और वो हिंदू और मुस्लिम इस दो रिलीजन्स के हैं. उसके बाद तमिल्स जितने भी हैं वो लगभग 18% हैं और उसके अलावा इंडियन तमिल्स भी हिंदू और मुस्लिम है. देखिए जो श्रीलंकन तमिलियन वो जो श्रीलंका में बढ़ती है और इंडियन तमिलियन वो जो तमिलनाडु आसपास के एरियाज़ के लोग माइग्रेट होकर वहाँ पहुँचते हैं. ठीक है, तो जो श्रीलंकन तमिलियन हैं वो लगभग आपके ज़्यादातर सिन्हाला भाषा को बोलते हैं. जो श्रीलंकन है वो सिन्हाला भाषा को बोलते हैं और बुद्ध धर्म है. यानी अगर हम देखा जाए तो मेजर जो रिलीजन है वहाँ का वो है बौद्ध धर्म, बुद्धिस्ट हैं. और सबसे मेजर जो स्पीकर लैंग्वेज है वो सिन्हाला, क्योंकि 74% लोग जो हैं वो सिन्हाला को बोलते हैं. ठीक है, अच्छा जो आपके सिन्हाला स्पीकर्स हैं वो तमिलियन 7% है और क्रिश्चियंस भी हैं. ठीक है, उनमें से 7% ऐसे हैं जो क्रिश्चियंस हो. समझ आ रहा है. जैसे आप मान के चलिए 74% जो है वो सिन्हाला स्पीकर हैं. इनमें से 7% ऐसे भी हैं जो सिन्हाला भाषा को बोलते हैं लेकिन क्रिश्चियन रिलीजन को बिलोंग करते हैं और बाकी के उस धर्म को बिलोंग करते हैं बुद्ध धर्म को. ठीक है, बौद्धिस्ट हैं. इसके अलावा 1% मुस्लिम भी हैं जो तमिल और सिन्हाला दोनों भाषा को बोलते हैं. तो हम इंटरप्रिटेशन करेंगे फाइनल तो हमें पता चलेगा दो टाइप की वहाँ पर लैंग्वेजेस हैं. कौन सी दो भाषाएं हैं, एक सिन्हाला है और एक तमिल है. गॉट इट. यानी दो भाषाएं बेसिकली वहाँ पर बोली जाती हैं. इसके अलावा वहाँ के जो रिलीजन्स हैं वो हैं हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियंस और बुद्ध. ठीक, अब हम यहाँ पे मेजॉरिटी देखते हैं कि मेजॉरिटी में बेसिकली क्या है. तो अगर हम मेजॉरिटी की बात करें तो मेजॉरिटी की अगर हम बात करते हैं, डिस्कस करते हैं, तो सबसे ज़्यादा जो है वो बुद्ध हैं रिलीजन में. और भाषा की बात करें तो सबसे ज़्यादा बोलने वाले सिन्हाला हैं. 74% जो भाषा है वो बोली जाती है सिन्हाला और लगभग 74 के 7% तो क्रिश्चियन हैं
और जितना बचा परसेंट वो बुद्ध हो गए हैं, ठीक है। तो जो 7% इसको हटाएंगे हम तो लगभग आपका 63% बुद्ध हैं। तो अगर हम ओवरऑल इंटरप्रिटेशन करें तो मैक्सिमम ज़्यादातर जो पॉपुलेशन है वो बुद्ध धर्म को बिलोंग करती है और ज़्यादातर जो भाषा बोली जाती है वो सिन्हाला है। तो सिन्हाला भाषा और बौद्ध धर्म वहाँ का मेन 2 पर्टिकुलर प्लेस हो गए, ठीक है। अब हम इसके बारे में बात करते हैं कि देखिए श्रीलंका इमर्ज्ड एज एन इंडिपेंडेंस कंट्री इन 1948 में श्रीलंका आपकी इंडिपेंड हुई है। गवर्नमेंट टुक मैनी स्टेप्स टू इस्टेब्लिश अ मेजोरिटेरियनिज्म। देखिए ये एक बड़ा सा टर्म है मेजोरिटेरियनिज्म, ये हम अभी आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। इन 1956 एन एक्ट वॉज पास टू रिकोगनाइज द सिन्हाला एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज। 1956 में एक एक्ट पास किया गया था जिससे सिन्हाला को, जो वहाँ की ज़्यादा बोला जाने वाली भाषा है, ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया गया। क्या बना दिया गया? ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया गया। किसको? सिन्हाला को, ठीक है। द प्रेफरेंस वॉज गिवन टू द सिन्हाला एप्लीकेंट्स फॉर द यूनिवर्सिटी पोजीशन। देखिए केवल ऑफिशियल लैंग्वेज ही नहीं बनाया गया, इसके साथ साथ ये कुछ काम भी किए गए। जो सिन्हाला स्पीकर्स थे उनको यूनिवर्सिटीज़ में, गवर्नमेंट ऑफिसेस में, जॉब में और जितने भी अदर थे उनको मतलब इन लोगों को क्या दिया जाता था? प्रायोरिटी देने जाने लगी। तो ये जो है वो एक टर्म है मेजोरिटेरियनिज्म, ये हम अब डिस्कस करेंगे, ठीक है। देखिए अब ये होता क्या है, अभी 1 मिनट वेट। हाँ देखिए, तो यहाँ पे हमने ये चीज़ डिस्कस कर दी। तो उसमें बेसिकली क्या होता है, ये जो टर्म आपका आ रहा था यहीं पे डिस्कस करते हैं हम लोग। मेजोरिटेरियनिज्म जो होता है वो एक ऐसा टर्म होता है जब कोई भी पर्टिकुलर कंट्री क्या करे, जितने भी डिसीज़न ले और उस डिसीज़न में बेनिफिट किसको मिले? मेजोरिटी को। इफ़ अ कंट्री इज़ टेकिंग decisions to provide the benefit for the majority, this situation is called this particular situation। तो श्रीलंका में अब देखिए मेजोरिटी कौन थी? आपके 74% सिन्हाला स्पीकर थे। तो उसने जितने भी डिसीजन लिए कि सिन्हाला को ऑफिशियल लैंग्वेज बना दी, सिन्हाला स्पीकर्स को क्या किया गया, यूनिवर्सिटी और बोर्ड एग्जामिनेशन या जितनी भी जॉब हुआ करती थी उनमें प्रेफरेंस देने लगे। तो इससे क्या हो गया, यानी वहाँ पर जितने भी डिसीजन लिए जा रहे हैं वो सब मेजोरिटी के केस में लिए जा रहे हैं, क्योंकि वो सोशल डेमोक्रेटिक है। और वोट देखिए बेसिकली क्या होता है, इसके पीछे रीज़न ये होता है कि आप ये मान के चलिए वहाँ सोशल डेमोक्रेटिक है, यानी वोटिंग का अधिकार सबको बराबर दिया गया है। लेकिन जब पॉपुलेशन जो है वो सिन्हाला स्पीकर्स की ज़्यादा है तो मोस्ट प्रोबेबली वहाँ पे गवर्नमेंट भी सिन्हाला स्पीकर ही बनाएगी, और जब गवर्नमेंट सिन्हाला स्पीकर्स बनाएगी तो वो सिन्हाला स्पीकर्स को ही बेनिफिट देती है, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर टर्म आई थिंक क्लियर है। इसके बाद क्या हुआ, जब ये ऐसी सिचुएशन बनती चली गई तो जो अदर भाषा को बोलने वाले हैं और रिलीजन को बिलोंग करने वाले हैं, जिसको हम बोल सकते हैं तमिलियन स्पीकर, वो अपनी डिमांड्स को बार बार गवर्नमेंट के सामने रखते गए कि भाई उनको भी रिकॉग्नाइज़ करिए। लेकिन जब सिचुएशन ये आ गई कि उनकी डिमांड्स को किसी भी लेवल से रिकॉग्नाइज़ नहीं किया गया तो जो सिचुएशन बनी वो बनी आपकी सिविल वॉर की, ठीक है। तो ये अब यहाँ पे देखिए 1980 में सेवरल पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन वर फॉर्म्ड टू डिमांडिंग एन इंडिपेंडेंस तमिल एलान इन द नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ द श्रीलंका। तो जब उनकी डिमांड्स को पूरा नहीं किया गया तमिलियन स्पीकर्स की, तो उन्होंने अपने पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बनाए और अपने आप को एक अलग कंट्री बनाने के पीछे डिसीज़न लेने लगे कि भाई जो नॉर्थ का और जो नॉर्थ ईस्ट पास्ट है उसको हमको दे दीजिए, जहाँ पर उनकी आप कह सकते हो जो कंपोजिशन था वो ज़्यादा था तमिलियन स्पीकर्स का। तो जैसे इंडिया पाकिस्तान डिवीज़न हुआ वैसे ही श्रीलंका के 2 पर्टिकुलर पार्ट्स की डिवीज़न की डिमांड करने लगे, ठीक है। डिस्ट्रप्ट इतना बढ़ता गया कि दोनों कम्युनिटी में, जो कि एक वाइड स्प्रेड किस में टर्न हो गया, वाइड स्प्रेड कॉन्फ्लिक्ट में टर्न हो गया और सून ये कन्वर्ट हो गया सिविल वॉर में, ठीक है। जिसकी वजह से क्या हुआ, थाउजेंड्स ऑफ द पीपल वर फोर्स टू लीव देयर सर्विसेज एंड हाउसेज फ्रॉम द कंट्री, ठीक है। और सिविल वॉर की सिचुएशन की वजह से वहाँ पर बहुत सारे लॉस हो गए। यानी श्रीलंका ने पावर शेयरिंग को या श्रीलंकन गवर्नमेंट ने पावर शेयरिंग को प्रॉपर तरीके से ऑर्गेनाइज नहीं किया। जितने भी बेनिफिट्स थे, जितनी भी पावर्स थी, वो केवल सिन्हाला स्पीकर्स को दे दिया, और जिसकी वजह से क्या प्रॉब्लम हुई, सिविल वॉर की सिचुएशन वहाँ पे बन गई। तो हम ये कह सकते हैं कि if no government is setting any of the rules for making a proper arrangement of the power sharing, तो they might be the problem of the civil wars too, ठीक है, क्लियर। तो
आई थिंक इट इज़ क्लियर। और इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट हाउ द बेल्जियम हैज़ अकोमोडेटेड दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम। ठीक है, थैंक यू।